के जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम कवर कर रहे थे लुसेंट आधुनिक भारत के इतिहास में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल क्वेश्चन, सबसे अधिक क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो देखिए, उसको हम कवर करने पहले से एक नज़र हम देख लेते हैं उसी के बारे में। यहाँ पे देखिए है कि पब्लिक सेफ्टी बिल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है आखिर पब्लिक सेफ्टी बिल। तो ये बिल कौन थे जिनके विरोध में हुए बम धमाके? तो इन्हीं के विरोध में भगत सिंह ने बम धमाके किए थे। क्यों? तो देखिए, क्रांतिकारी पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध कर रहे थे। क्रांतिकारी जो थे इस बिल का, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, दोनों बिल का विरोध कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल पहले ही पास किया जा चुका था, जिसमें मजदूरों द्वारा की जाने वाली हर तरह की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी गई थी। अब देखिए, मजदूर का शोषण हो रहा था तो वो हड़ताल कर रहे थे। उस हड़ताल पर किसके द्वारा पाबंदी लगाएगी? ट्रेड डिस्प्यूट बिल के द्वारा। आगे है पब्लिक सेफ्टी बिल। देखिए, पब्लिक सेफ्टी बिल में सरकार को संदिग्ध पर बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने का अधिकार दिया जाना था। पब्लिक सेफ्टी बिल क्या था कि सरकार जो है, जो जिस पे संदेह हो उसको, उस पर बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में बंद रख सकता था, हिरासत में रखने का अधिकार दिया जाना था। किसमें? पब्लिक सेफ्टी बिल में। नेक्स्ट है, दोनों बिल का मकसद क्या था? दोनों बिल का मकसद अंग्रेज सरकार के खिलाफ उठ रही आवाज़ों को दबाना था। दोनों बिल का मकसद जो था, अंग्रेज सरकार के खिलाफ जो आवाज़ उठ रही थी उसको दबाना था। तो देखिए, इसीलिए जो है क्रांतिकारी नहीं चाह रहे थे कि ये दोनों बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, ये दोनों बिल पास हो। इसके तहत तो बिना मुकदमा चलाए बंद किया जाता था जेल में। और इसमें जो मजदूर जिस पे शोषण हो रहा था वो हड़ताल कर रहे थे, तो उनको जो है बिना किसी भी वहाँ पे हड़ताल पर पाबंदी लगा दी गई। मजदूर कोई भी हड़ताल अगर करते तो उस पर पाबंदी लगा दी गई थी ट्रेड डिस्प्यूट बिल के बारे में। तो अब हम देखते हैं आगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष में आगे क्या होता है, तो अब हम देखेंगे। नेक्स्ट है, देखिए कि जो यहाँ पे देखिए पब्लिक सेफ्टी बिल के पास होने के बाद, हमने समझा दिया पब्लिक सेफ्टी बिल क्या होता है। पब्लिक सेफ्टी बिल क्या होता है? अब है, पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। और देखिए, इसी पब्लिक सेफ्टी बिल के पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को कौन बम फेंकते हैं? बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह। दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए है। उनका मकसद किस लिए है? किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि जो अंग्रेज़ सुन नहीं रहे हैं उनकी बात, तो वही बहरे कान तक आवाज़ को पहुंचाने के लिए है। आगे है, यहाँ पे नोट में दिया है, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे। वहाँ पर थे विट्ठल भाई पटेल। आगे देखिए, यहाँ पर है, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन में दे देता है कराची अधिवेशन, गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित करता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया। 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर, यह भी पूछा जाता है किस नदी के तट पर तिरंगे झंडे को फहराए थे? तो रावी नदी के तट पर। कब? 31 दिसंबर 1929 को 12 बजे तिरंगे झंडे को फहराए थे।
आगे हम यहाँ से देखते हैं 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया। किस नदी पर, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी पर के तट पर ये तिरंगे झंडे को फहराया था। तो रावी नदी के तट पर कब, 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे। आगे है, इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। और इतना ही नहीं, यही लाहौर अधिवेशन में ये भी पूछा जाता है किस अधिवेशन में स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। तो लाहौर अधिवेशन में कब, तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई थी। और इसी के साथ सभी इस मतलब कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को कौन, स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई थी। और इसी 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। नेक्स्ट है यहाँ पे आगे कह रहा है कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम में लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किए। तो ये भी क्वेश्चन ये तो कई बार पूछा गया है कि गांधी जी दांडी के लिए कब प्रस्थान होते हैं। तो साबरमती से दांडी के लिए तो 12 मार्च 1930 को। कितने समर्थक के साथ, 79 समर्थक के साथ। और वो जहाँ जाते हैं कितना किलोमीटर दूर होता है दांडी साबरमती से, तो 322 किलोमीटर दूर होता है दांडी साबरमती से। और इस यात्रा में कितने दिन लगते हैं, तो 24 दिन लगते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 24 दिन लगते हैं। तो देखिए कह रहा है कि लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। और ये 6 अप्रैल को पहुंच जाते हैं, कितना दिन लगता है, 24 दिन। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की यात्रा से की। सुभाष चंद्र, ये भी पूछा जा सकता है कि किसने जो है गांधी जी के दांडी यात्रा की तुलना जो है ये नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से की है। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने किए हैं। नेक्स्ट है 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। कब गांधी इरविन पैक्ट होता है, 4 मार्च 1931 को। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। इसके बाद गांधी जी कौन सा आंदोलन स्थगित कर देते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देते हैं। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है और उसके बाद गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देते हैं। गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि दिल्ली किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए है यहाँ पर 1931 में, यहाँ पे है 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। तो 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। ये भी क्वेश्चन इस बार पूछा गया था कि किस अधिवेशन में मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया गया। तो ये है कराची अधिवेशन में। किस अधिवेशन में, तो कराची अधिवेशन में। और किसकी कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे, तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कब किए थे, 1931 में। और कौन ये संकल्प प्रारूपित किए थे, तो जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किए थे। इस प्रस्ताव को बनाने में एम.एन. रॉय ने नेहरू की मदद की थी। इस प्रस्ताव को बनाने में एम.एन. रॉय ने किसकी मदद की थी, नेहरू की मदद की थी। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया। और इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट स्वीकार किया गया। तो यहाँ पे देखिए इस अधिवेशन में, यानी कि कांग्रेस कराची अधिवेशन में ही गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया था।
देखिए करा है कि नेक्स्ट इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया। तो ये पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया, तो कराची अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया। आगे है कि गया एवं गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन एवं गांधी जी को, यहाँ पे देखिए, एवं गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी गई। और गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है कि गांधी जी अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। इसी समय गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। और जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी आते हैं तो यहाँ भारतीय पत्रकारों से पूछते हैं कि कैसा रहा सम्मेलन, सफल रहा असफल रहा, और तो वो कहते हैं कि जो सम्मेलन जो भी रहा लेकिन हम अपने मातृभूमि की सर नहीं झुकने दिया। और ये जो यहाँ पे कह रहा है कि ये इसी सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। और गांधी जी ये भी कहते हैं यहाँ कि इसी समय गांधी जी ने कहा गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। आगे मतलब उनकी विचार नहीं मर सकता है, भले गांधी जी मर जाएं। आगे है दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। ये भी ध्यान रखना है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है, 7 सितंबर 1931 को हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते हैं, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। और ये सम्मेलन किसके कारण असफल रहता है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण। कि अम्बेडकर जी कहते हैं हमको अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, इसी वजह से ये असफल रहता है। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी में एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है, 12 नवंबर 1930 ईस्वी को, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है, 17 नवंबर 1932 ईस्वी को। तो ये भी ध्यान रखना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को होता है और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को होता है। नेक्स्ट है तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड था। तो ये याद रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड था। आगे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं और उनको अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया जाता है। आगे कह रहा है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के असफलता के बाद गांधी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जिस आशा से गए थे, जिस उद्देश्य से गए थे वो पूरा नहीं हुआ, वो फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब अंतिम रूप से वापस लिया जाता है, तो 7 अप्रैल 1934 को, ये भी याद रखना है। आगे कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने मना कर दिया था। और यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में कि पठान सत्याग्रहियों पर किसने गोली चलाने से मना कर दिया था, तो गढ़वाल राइफल ने पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से मना कर दिया, क्योंकि दोनों तो इंडियन ही थे। नेक्स्ट देखिए है 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। तो पूछा जाता है कि 23 मार्च 1931 को जो है किसको फांसी पर लटकाया गया, तो 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु तीनों को फांसी पर लटका दिया जाता है। आगे है मई 1934 में, यहाँ पे देखिए मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ। तो ये भी पूछा जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का
कब होता है? तो अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में होता है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ। नेक्स्ट है इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद। इसके अध्यक्ष स्वामी, यहाँ पे देखिए, इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद तथा महासचिव NG रंगा चुने गए। इसके अध्यक्ष कौन चुने गए? स्वामी सहजानंद तथा महासचिव NG रंगा चुने गए हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का पटना में प्रकाशन किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का कहाँ पे प्रकाशन करते हैं? पटना में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, BPSC में पूछा जा सकता है, चाहे बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। और अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद थे तथा इसके महासचिव थे NG रंगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का पटना में प्रकाशन किया, पटना से। तो ये भी पूछा जाता है कि हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। कहाँ से किया? तो इन्होंने पटना से किया, पटना से किया। यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी और हुंकार नामक पत्रिका जो थी किसान आंदोलन की पत्रिका थी। नेक्स्ट है कि राहुल सांकृत्यायन इस साप्ताहिक पत्रिका के 1942 में संपादक बने। और राहुल सांकृत्यायन जो है इस साप्ताहिक पत्रिका के 1942 में संपादक बने। तो पूछा जाएगा कि राहुल सांकृत्यायन जो है किस पत्रिका के साप्ताहिक पत्रिका के, किस पत्रिका के 1942 में संपादक बने? तो ये साप्ताहिक पत्रिका के, ये जो था ना हुंकार, ये साप्ताहिक था। आगे है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। यहाँ पे देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था। तो ये भी पूछा जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 11 अप्रैल 1936 को, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट है 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रत्याशी, यहाँ देखिए 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होता है, जिसमें गांधी जी के ओर से जो प्रत्याशी होते हैं वो पट्टाभी सीतारमैया होते हैं और एक होते हैं सुभाष चंद्र बोस दूसरी तरफ से। लेकिन पट्टाभी सीतारमैया को बहुत कड़ी हार मिलती है, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। तो गांधी जी इसमें कहते हैं कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है बल्कि मेरी हार है। और ये सब जानकर जो है सुभाष चंद्र बोस वो अध्यक्ष पद नहीं लेते हैं। और क्या आगे क्या होता है देखिए, 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया और वे अध्यक्ष पद से हट जाते हैं और कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन करते हैं, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। और इसको क्या कहा गया? फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। ये भी पूछा जा सकता है, फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? तो ये बनाए थे सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई 1939 को। ये भी याद रखना है, क्रोनिकल ऑर्डर में पूछ देता है ये। नेक्स्ट है 13 मार्च 1940 को। ये देखिए 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पंजाब के सुनाम नामक स्थान पे जो सरदार उधम सिंह हैं वो किसकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं? तो भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। कब? 13 मार्च 1940 को। आगे है यहाँ पर, गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पाबनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने यहाँ पे देखिए, गांधी जी ने
गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पाबनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। कहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू करते हैं गांधी जी? तो पाबनार में। और इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। पूछा गया है पेपर में, फिर पूछा जाएगा। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ये भी पूछा गया, तीनों पूछ दिया है। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था उसको क्या कहा गया? दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया है। तो याद रखिएगा, दिल्ली चलो आंदोलन किसको कहा गया है? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को। कहाँ से शुरू किए हैं? पाबनार से। और कब? 17 अक्टूबर 1940 को। तो याद रखिएगा ये। नेक्स्ट है 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। तो कब मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना? 24 मार्च 1940 को। मुस्लिम लीग के 1940 के दिल्ली अधिवेशन अध्यक्ष अल्लाह बख्श में खलीकुज्जमान ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा। और किसने जो है पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा? खलीकुज्जमान। कब? तो 1940 में। कौन से अधिवेशन? दिल्ली अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे? अल्लाह बख्श। ये मुस्लिम लीग का अधिवेशन था। नेक्स्ट है 1942 में वर्धा कहाँ है? गुजरात में। 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। और 1942 में कांग्रेस ने कौन सा प्रस्ताव पारित करते हैं? अंग्रेजों भारत छोड़ो। और कहाँ से करते हैं? वर्धा से। ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक से हुई। ये भी पूछा जाता है कि 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक कहाँ से होती है? तो बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक से होती है। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। ये भी पूछा जाता है कि गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्यकारी समिति ने कब स्वीकार किया? तो 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। ये भी पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 9 अगस्त 1942 को होती है। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। और इस आंदोलन में गांधी जी ने कौन नारा दिए थे? करो या मरो का नारा दिए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे 9 अगस्त 1942। यहाँ देखिए 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ऑपरेशन 0R ही गांधी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। और 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ऑपरेशन 0 ही ऑपरेशन 0 मतलब प्रातःकाल ऑपरेशन 0 में ही गांधी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है 9 अगस्त 1942 को। और गांधी जी को अंग्रेज ये ऑपरेशन 0 चलाता है और उसके तहत गिरफ्तार कर लेता है। गांधी जी को पुणे के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। ये भी पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जो गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था तो किस जेल में बंद रखा गया था? तो गांधी जी को पुणे के आगा खां महल में। गांधी जी को कहाँ रखा गया था? पुणे के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। सरोजनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया था। और सरोजनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को भी कांग्रेस के ये आगा खां पैलेस में ही रखा गया था जहाँ गांधी जी को रखा गया था। आगे है कि जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, कहाँ है? उत्तराखंड में। तो जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में। बांकीपुर कहाँ है? बिहार में। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुरा जेल में रखा गया था, पश्चिम बंगाल में है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कहाँ रखा गया था? बांकुरा जेल में रखा गया था। 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। और 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ा जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन, गांधी जी को कब जेल से छोड़ा जाता है? तो 6 मई 1944 को। ये भी पूछा जाता है किसको किस जेल में रखा गया था? तो
ये हमने देख लिया कि किनको किस जेल में रखा गया था। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण देश भर में विख्यात हुई। तो ये भी पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो कौन चला रही थी? उषा मेहता खुफिया रेडियो चला रही थी ताकि सूचना देश के जनता को भी पता चले। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 में दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। तो ये भी पूछा जाता है कि किसने द वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया? तो ये पैम्पलेट जारी किया सी राजगोपालाचारी ने मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए। किसने जारी किया? सी राजगोपालाचारी ने 1944 में द वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। आगे देखिए है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। ये भी पूछा जाता है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके मन में आया था? तो ये आया था कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। ऑप्शन में दे देता है सुभाष चंद्र बोस, तो नहीं, ये कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज का प्रथम डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया जाता है, परंतु ये असफल रहता है। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को जाता है और आज़ाद हिंद फौज के सफलतापूर्वक गठन का श्रेय किसको जाता है? रास बिहारी बोस को। तो ये भी पूछा जाएगा कि किसको जो है सो आज़ाद हिंद फौज के गठन का सफलतापूर्वक गठन का श्रेय जाता है? तो ये श्रेय रास बिहारी बोस को जाता है। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस 1941 में जर्मनी पहुंचे। बोस विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए कब जर्मनी पहुंचते हैं? तो 1941 में बोस जर्मनी पहुंचते हैं। वहाँ जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्हें द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। उन्होंने वहाँ पे जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से किसका गठन करते हैं? द फ्री इंडिया सेंटर का गठन करते हैं। तो ये भी पूछा जाता है द फ्री इंडिया सेंटर का गठन कौन करते हैं? तो ये गठन करते हैं सुभाष चंद्र बोस। किसके सहायता से? जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से, जहाँ से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे, और आज़ादी के पक्ष में पर्चे भी छपवाते थे और भाषण भी देते थे। आगे है 1942 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया। और 1942 में बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर, मतलब 1942 में उत्तरी अफ्रीका में जो भारतीय युद्ध बंदी पकड़े जाते हैं उनको लेकर 10,000 सैनिकों का दल गठन करते हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस, जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया, और उसी को क्या कहा गया? फ्री इंडियन लीजन। नेक्स्ट देखिए सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मन और जापान ने समर्थन किया। और सुभाष चंद्र बोस ने पूछा जाएगा कि कहाँ पे स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन करते हैं? तो ये करते हैं ये सिंगापुर में। और कब करते हैं? 21 अक्टूबर 1943 को। इसका समर्थन कौन करता है? जर्मनी और जापान सरकार इनका समर्थन करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, आगे कह रहा है कि अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। ये भी पूछा जाता है कि जो आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति किसको बनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। कब? अक्टूबर 1943 में। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या नाम रखा गया। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम, 3 ब्रिगेड का नाम रखा गया। एक का नाम रखा गया सुभाष ब्रिगेड, दूसरे का नाम रखा गया गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड, एवं तीसरे का नाम रखा गया ये लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। और आज़ाद हिंद फौज का झंडा कैसा था? कांग्रेस के तिरंगे झंडे के ही समान था, और उस पर एक दहाड़ते
दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। ये भी पूछा जा सकता है कि किसके झंडे पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था, तो आज़ाद हिंद फौज के झंडे पे। नेक्स्ट देखिए 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। और जापान ने कब अंडमान एवं निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप देते हैं, तो 8 नवंबर 1943 को जापान अंडमान एवं निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप देते हैं। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा, और इन दोनों द्वीप का नाम क्या रखते हैं, शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। नेक्स्ट है ये टोक्यो जाते हुए फॉर्मोसा द्वीप। टोक्यो जाते हुए फॉर्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज़ में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे गए। और टोक्यो जाते हुए फॉर्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज़ में आग लग जाता है और सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मर जाते हैं, डेथ हो जाती है। परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया है कि ये दुर्घटना सच है या झूठ है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक ओडिशा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था, 23 जनवरी 1897 को कहाँ पे हुआ था, कटक ओडिशा में हुआ था। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पी.के. सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इनकी सज़ा माफ़ कर दी। हाँ, मतलब कि देखिए क्या होता है कि आज़ाद हिंद फौज के जो अधिकारी होते हैं, अधिकारी पी.के. सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन, मेजर शाहनवाज खां पर क्या आरोप लगाया जाता है, राजद्रोह का आरोप लगाया जाता है। और दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में उन पर मुकदमा चलाया जाता है, लेकिन उनकी सज़ा क्या कर दी जाती है, माफ़ कर दी जाती है। और आज़ाद हिंद, क्योंकि देश उस समय देश जो था ना, अगर उनको सज़ा मिल जाती तो देश में जो भी 2-3 साल अंग्रेज़ रहे थे, उसके बाद अंग्रेज़ का एक दिन भी जीना हराम हो जाता। मतलब इतना देश में उस समय चिंगारी फैली हुई थी आज़ादी के लिए, इतना अवेयर हो चुके थे, तो इसलिए उनको माफ़ कर दिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई एवं के.एन. काटजू ने पैरवी की थी। ये लोग वकील थे उनके, आज़ाद हिंद फौज की तरफ से। ये सारे तो वकील ही हैं, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई, के.एन. काटजू। नेक्स्ट है देखिए, कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। और कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्या करते हैं, हड़ताल कर देते हैं। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गई। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में यह शीघ्र क्या होता है, फैल जाता है। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। और इसमें कितना सैनिक भाग लेते हैं, लगभग 5200 सैनिक भाग लेते हैं। इनकी प्रमुख मांग थी भारतीय और अंग्रेज़ों की सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों के साथ क्या किया जाए, बराबरी का व्यवहार किया जाए। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 19, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 को बम्बई में INS तलवार नामक जहाज़ के सैनिकों द्वारा किया गया था। तो ये भी पूछा जाता है कि नौसेना विद्रोह किसके द्वारा किया गया था, तो बम्बई में INS तलवार नामक जहाज़ के नौसैनिकों द्वारा किया गया था। 5000 नौसैनिक ने आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए। इन्होंने भी बराबरी की मांग की, और इन्होंने भी बराबरी की मांग करते हैं। 25 फरवरी 1946 को नौसेना के विद्रोहियों ने सरदार पटेल के दबाव में आकर समर्पण कर दिया। और सरदार पटेल के दबाव में आकर समर्पण कर देते हैं कि अब सरदार पटेल जी का कहना होता है कि अब अंग्रेज़ हम लोग को जल्द ही आज़ादी देने वाला है, आज़ादी की तरफ हमारी बातचीत चल रही है। और इस दबाव के वजह से वो ये अपनी जो नौसेना जो विद्रोही होते हैं समर्पण कर देते हैं। और वो कहते भी हैं कि हम अंग्रेज़ के प्रति समर्पण नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश के लिए समर्पण करें, देश के प्रति। नेक्स्ट देखिए, हम कैबिनेट मिशन है, हम कैबिनेट मिशन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।